अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। लास्ट मेरे एमसीक्यू पे आपने मुझे बड़े इनकरेजिंग कमेंट्स किए और मैं बहुत खुश होती हूँ पढ़ के। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताया करें, अपने ख़यालात का इज़हार किया करें, सिर्फ एक लफ्ज़ ना लिखा करें प्लीज़। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए। अच्छा, मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ करी थी तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से ना, तो मुझे लास्ट वीक उनका लेटर आया था कि अब ना उन्होंने क्वेश्चन ऑफ द वीक जिसमें से मैं लेती थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। अब वो एमसीक्यू इस तरह का नहीं देंगे क्वेश्चन ऑफ द वीक, बल्कि उन्होंने पिक्चर चैलेंज शुरू किया, ठीक है। तो उसको मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। लेकिन ये कि जैसे मैं पहले FCPS पार्ट 2 के मेरे पास जो मैंने हल किए हुए पेपर थे बहुत सारे, जो शुरू मैंने जिससे किया था, तो मैं केसेस कर रही थी। लेकिन फिर आप लोग ने मुझे बताया कि भाई अब MCQ आने लगे हैं फुल पेपर में, तो मैं फिर ये करने लगी। तो लेकिन मैं नहीं समझती, ज़ाहिर है जितने भी केसेस आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही हैं। उसमें से कितनी आपकी नॉलेज ऐसी हो जाती है कि आप MCQ आए तो MCQ कर लेंगे आप। तो मैं फिर वो निकाल के उसको कंटिन्यू करूँगी अब पुराने FCPS के पेपर्स। और इसके अलावा अभी मेरे पास न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के कुछ 3-4 मेरे पास अभी MCQs पिछले हैं, तो वो मैं कर लूँगी। और फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे पास जो केसेस आते हैं ना, जो मैं एडमिट करती हूँ, मेरे अंडर केयर जो एडमिट होते हैं, तो मैं उनके जो भी ऐसा आएगा तो उसको मैं लिख लूँगी। तो लास्ट मेरा हाल है 10 दिन पहले एक पेशेंट इमरजेंसी में आई थी। मैं हर वेडनेसडे को ना ऑन कॉल होती हूँ। मतलब हर हॉस्पिटल में यही होता है कि भाई इतने सारे फिजिशियन अगर बैठते हैं OPD करते हैं तो एक एक दिन सबका होता है ना। तो वेंसडे को जितने भी आते हैं मेडिसिन के केसेस तो फिर मेरे अंडर केयर एडमिट होते हैं। तो अब मुझे फ़ोन आया RMO का रात में ना कि एक पेशेंट आई थी उसके पास, तो वो इतनी एजिटेटेड उसकी हालत थी ना। तो है तो बहुत ही आसान और कॉमन केस, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मतलब इस तरह से भी पेशेंट जो है ना, इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है कि आप किस तरह से उसको कंट्रोल करें और डायग्नोज करें, ठीक है। तो बड़ा आसान और बहुत ही कॉमन केस मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये है कि a 38-year-old woman was brought to the emergency department of the hospital where I work with altered state of consciousness and extremely agitated state. It was very difficult for the staff to manage her combative behavior, so she was restrained to the bed. Her husband gave history that her such behavior was since last 3 days. She had an episode of vomiting once 3 days back. There was no history of hypertension, diabetes, IHD or asthma. There was no history of blood transfusion or jaundice in the past. और ब्लड का वो उन्होंने बताया कि उसके ना एक ओरल लीजन था, कोई पेपिलोमा टाइप। बाद में जब मैंने एग्जामिन किया उसके ना इनर लिप में, तो वो क्या था कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो वो कह रहा था कि वो शायद वो ब्लड आया था। एनीवे, अच्छा, जिस वक्त वो आई थी और मुझे RMO ने फ़ोन किया तो वो तो बिल्कुल काबू में ही नहीं आ रही थी, इतनी वायलेंट हो रही थी वो। तो उसने मुझे बताया कि कुछ एग्जामिनेशन नहीं हो सका है और बस सिर्फ एजिटेटेड। तो डोमिकम हमने दे के उसको ICU में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, डोमिकम वैसे देना नहीं चाहिए। देखें, अब जब तक आपने उसको कुछ देखा हुआ नहीं है कि उसको है क्या। और लेकिन एनीवे, तो एग्ज़ामिनेशन जब मैं अगले दिन गई ना, तब भी उसकी बहुत बुरी हालत थी। बिल्कुल किसी को भी हाथ नहीं लगाने दे रही थी ना वो। इतनी मतलब इतने लोगों को उसने इंजर कर दिया स्टाफ में, और बहुत बुरा हाल था, ठीक है। अब जब एग्ज़ामिनेशन किया, उसकी आँख मैंने खोल के देखी बड़ी मुश्किल से, तो उसको मुझे लगा कि जॉन्डिस है, ठीक है। एनीमिया भी था, स्प्लीनोमेगैली और बायलैटरल पीजल एडीमा था, एसाइटिस नहीं था उसको, ठीक है। तो फिर मुझे यही हुआ कि पहले भी जब RMO ने फ़ोन किया था तो मुझे लग रहा था कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में ही हो सकता है शायद ये पेशेंट ऐसा। तो एनीवे, फिर इन्वेस्टिगेशंस जब आई उसकी, इन्वेस्टिगेशंस में आया हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, TLC काउंट देखें 22,000 पर मिलीमीटर क्यूब, प्लेटलेट्स व 35,000 बहुत लो थे, ब्लूरिबिन 8.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
डायरेक्ट 4.4 थी, इनडायरेक्ट 3.7, SGPT 43, गामा GT 42, अल्कलाइन फॉस्फेटेज 85, यूरिया 106, क्रिएटिनिन 2.6, सीरम प्रोटीन्स 8.6, एल्ब्यूमिन 2.5 ग्राम पर डेसिलिटर, ग्लोबुलिन 6.1 विद AG रेशो 0.4, सीरम सोडियम 122 मिलीग्राम पर ml पर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव था, फिर हेपेटाइटिस सी कराया तो पॉजिटिव आ गया। PT 26 था और कंट्रोल 13 था। 26 और 13 APTT 46, कंट्रोल 35, अमोनिया वॉज 91, 10 से 47 नॉर्मल होता है। यूरिन DR शोड न्यूमरस पस सेल्स एंड RBCs, ओकल्ट ब्लड वॉज पॉजिटिव इन स्टूल, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन रिवील्ड श्रंकन लिवर, ऑल्टर्ड इन टेक्सचर विद स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, तो ये आप इसमें देखें कि उसकी हीमोग्लोबिन कितनी लो हुई हुई है, ब्लीड कर रही है वो। GIT में TLC उसका बढ़ा हुआ है, सेप्टिसीमिया में गई हुई है, प्लेटलेट कम हुए हैं, ब्लू रिबन बढ़ा हुआ है। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह ठीक थे। सीरम प्रोटीन में एल्ब्यूमिन लो हुई हुई है। सोडियम जो है वो हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, 22 आ रहा है, और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। PT APTT डिरेंज्ड हैं, अमोनिया बढ़ा हुआ है, और यूरिन DR में उसको मतलब UTI आया, और ओकल ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कि भाई उसको श्रंकन लिवर है, यानी कि सिरोटिक स्टेज में जा रही है, ऑल्टर्ड इन टेक्सचर विद स्प्लीनोमेगाली, यानी सारे के सारे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी डायग्नोसिस बन गई आपकी। ठीक है, अब मैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को, जब हम हज़ारों पेशेंट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के जब हम लोग रेजिडेंसी में कर रही थी और नाइट ड्यूटी होती थी जब इमरजेंसी, तो कितने पेशेंट आते थे, और सुबह जब राउंड होता था ना, अच्छा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, बस थोड़ा सा देखा, हाँ क्या है मैनेज हो गया, ठीक है, आगे चले गए। कुछ नहीं कि भाई डिस्कस कर लो ना हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को। इसी तरह स्ट्रोक के पेशेंट में भी यही होता है, स्ट्रोक है, अच्छा राइट साइडेड CT स्कैन देगा, बस आगे चले गए। अरे भाई यही केसेस तो आपके पास आ रहे होंगे, तो मतलब ही कि आप डिस्कस करें ना उनको तफसील से, आप उसको ओवरलुक करते हैं। तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो है प्रेसिपिटेट होगी। अच्छा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो एक्यूट लिवर फेलियर के साथ होती है ना, उसमें ब्रेन एडीमा होता है, सेरेब्रल एडीमा। ठीक है, मैनिटॉल्स में देना पड़ता है। लेकिन जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के साथ होती है, जो उसको हो रही है, उसमें सेरेब्रल एडीमा नहीं होता। ठीक है, उसमें जो है जो सिर्फ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, मर्केप्टेंस, ये सब के सब जो है, ज़ाहिर बात है कि लिवर इम्पेयर्ड हुआ है, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, उसकी वेस्कुलर शंटिंग हुई भी है, तो वो सब ब्रेन के ऊपर फिर इफेक्ट करने लगते हैं, और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट और कॉग्निटिव डिसफंक्शन ऐसा हो जाता है कि एजिटेशन, साइकोसिस टाइप की चीज़ें होने लगे। ठीक है, उस वजह से तो उसमें सेरेब्रल एडीमा नहीं होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वाली हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में, वो होता है एक्यूट लिवर फेलियर में। तो इसमें अब एक ही आपके पास है ऑप्शन कि आप वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो रिटेन्ड हो गए हैं GIT से एवाकुएट करवा दें। ठीक है, तो पेशेंट कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है आपको खुद ज़ाहिर बात है कि पता होगा। कितने पेशेंट मतलब एजिटेटेड स्टेट से कोमा में जाते हैं, कोमा से फिर वो जब उनका बाउल एवाकुएट हो जाता है अच्छी तरीके से, तो वो बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं आराम से। तो इसके साथ भी आपने उसी तरह ट्रीट करना है। अब हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी आपको टिप पे होना चाहिए कि हमेशा जब भी पेशेंट देखें आपको ये होना चाहिए किस चीज़ से प्रेसिपिटेट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपने वो देखना है। तो इसको क्या क्या चीज़ आई हुई है, इसको जो है सेप्सिस हुआ है, सेप्टिसीमिया 22,000 इसकी TLC काउंट हुई हुई है, यूरिन में इसके पस सेल्स हैं न्यूमरस। ठीक है, तो इसको यूरोसेप्सिस से प्रेसिपिटेट हो गई, प्लस इसको डिहाइड्रेशन था बहुत। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या हुआ, ज़ाहिर है एजिटेटेड थी, कुछ ले हुए तो रही नहीं थी ये ओरली, तो इसका यूरिया बढ़ गया और इसका जो है क्रेटिनिन बढ़ गया। ठीक है, तो 2.5 भी क्रेटिनिन अगर हो, 3 भी इवन मैंने देखा है डिहाइड्रेशन में, और जब आप इसको सही से हाइड्रेट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगता है। ठीक है, किडनी में कोई ख़राबी नहीं होती, बस सिर्फ जो डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया। दूसरे, इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो, हाइपोकैलीमिया या हाइपोनेट्रीमिया, तो प्रेसिपिटेट हो जाती है। या फिर इंक्रीज प्रोटीन इनटेक,
उससे भी हो जाती है, या फिर जीआई ब्लीड कर रही है ये तो उससे हो जाएगी, सिडेटिव दे दिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। ज़ाहिरी बात है कि सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही उनका तरीका है कि वो बाउल से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये सब रिटेन हो जाएंगे और एंसेफेलोपैथी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये हर पेशेंट में असेस करने की ज़रूरत है कि उसकी एंसेफेलोपैथी किस तरह से ट्रिगर हुई, ठीक है। तो हमारे पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोनेट्रीमिया, और जो है इसको जीआई ब्लीड भी हो रही थी, ठीक है। ये क्या हो गया? ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स निकाल लिए। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आईसीयू में ज़ाहिर है उसको एडमिट कर लिया था, आईवी लाइन मेंटेन करी उसकी, नॉर्मल सलाइन दिया क्योंकि उसको हाइपोनेट्रीमिया था, ठीक है। सैंपल्स ऑफ ब्लड कल्चर के लिए और यूरिन कल्चर भेज देना आपने, ठीक है। मैंने सेफ्ट्रियाक्सोन स्टार्ट कराया था उसको, 2 पैक सेल्स के मैंने अरेंज करवा लिए थे ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के बाद, फिर एक दिन में ट्रांसफ्यूज़ करवाया, दूसरे दिन में क्लीन एनिमा दिया क्योंकि पेशेंट इतनी एजिटेटेड थी, ना मुमकिन था कि उसके उस वक्त एनजी भी पास होती है, ठीक है। क्लीन एनिमा टू एवाकुएट अ बाउल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वॉज करेक्टेड बाय इंट्रावेनस सलाइन, NG tube could not be passed due to extreme agitation of the patient, but after 2 days patient became well oriented and calm. She recovered, came out of a coma, agitated state. She started tolerating orally first with liquids, then soft diet. अच्छा, सॉफ्ट डाइट फिर जब आप शुरू कराएं तो होता है ना कि मीट और मीट प्रोडक्ट्स आप ना दें। अब हमारी जो नया एडिशन है वो ये बताता है, न्यू रिसर्च ये बताती है कि ये जब एलिमिनेट किया जाता है पेशेंट को ज़्यादा नुकसान होता है बनिस्बत इसके कि ये दे दिया जाए, उससे इतना नहीं होगा, ठीक है। तो अब ना आप नहीं कहते कि आप जो है ना मीट और मीट प्रोडक्ट बंद करें, लेकिन एक आध दिन के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसको फ़ौरन जब पेशेंट को होश आ गया और वो तो आप रिज्यूम करवा दीजिए उसकी नॉर्मल डाइट, ठीक है। ये एक लेसन है टू टेक होम मैसेज। अच्छा, दूसरे क्या है कि इसको न्यूमाइसिन और मेट्रोनाइडाजोल देते हैं ना, तो रिफेक्सामिन बहुत अच्छी है, 550 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, उससे रिकरेंस नहीं होती, और जिंक भी अगर आप दें तो उससे बिना रिकरेंस कंट्रोल होता है, ठीक है, यानी कि मल्टीविटामिन कंटेनिंग जिंक। यूरिन कल्चर में उसके दूसरे दिन जब हमने कराई तो 23,000 हो गई थी TLC, तो फिर फ़ौरन उसको बंद करके सेफ्ट्रियाक्सोन मैरोनेम शुरू करा दिया था, और जब यूरिन कल्चर आया उसमें ई कोलाई आया था, सेंसिटिव था मैरोनेम से और रेजिस्टेंट था सेफ्ट्रियाक्सोन से, ठीक है। तो वो उससे ठीक होने लगी बिल्कुल, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया सेफ्ट्रियाक्सोन को। व्हेन शी वाज स्टेबलाइज्ड एंडोस्कोपीज वाज कैरीड आउट एंड बैंड लाइगेशन ऑफ हर आईसीज वर डन। अब देखें, बैंड लाइगेशन तो बहुत ज़रूरी है, हाँ, तो वो आपको करनी है। जब भी पेशेंट स्टेबल हो जाए तो आप प्रोफाइलैक्टिक जो है उसको लाइगेट करा दें या स्क्लेरोथेरेपी करा दें, ठीक है। पेशेंट वो डिस्चार्ज इन द स्टेबल स्टेट एंड काउंसल फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ CLD एंड वॉज टोल्ड द वार्निंग साइंस टू अटेंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब उसको ये बताया कि भाई अगर ब्लीडिंग होती है, स्टमक से शुरू होती है ना ब्लीडिंग वेराइसीज़ में, तो नीचे जाते जाते बाउल में उसका कलर एसिड की एक्शन की वजह से चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, मेलिना, यानी उसको बताया कि ब्लैक कलर का स्टूल है, आपने इमरजेंसी में फ़ौरन आ जाना है। हेमेटोमेसिस होगी तो वो खुद ही ज़ाहिर है आ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, हर पेशेंट को आपके बताएं कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। कौन सी दवाई है, लैक्टुलोज है आपने दी हुई है, तो वो उसको बताइए सही तरीके से कि पेशेंट समझ ले कि कौन सी दवा वो है, क्योंकि बहुत सारी आप दे रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या। एनीवे, ठीक है, ये कर दिया और ये सब बता के अच्छा फिर चाइल्ड पर्क स्कोर होता है, ठीक है। तो उसको हर पेशेंट में आपको देखना चाहिए ना, एंड स्टेज लीवर डिजीज़ या जब सिरोसिस हो, तो उसमें जो पैरामीटर्स है ना वो एक एसाइटीज़ है, दूसरा एंसेफेलोपैथी है, तीसरा बिलिरुबिन है, फिर एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। तो हम इस पेशेंट में देख लेते हैं इसमें क्या क्या था, ठीक, क्योंकि इसकी श्रंकन लिवर आ रही है ना। तो एसाइटीज़ में अब अच्छा इसको कुछ पता नहीं, इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री इसकी कोई नहीं थी, ठीक है, जॉन्डिस इसको कभी नहीं हुआ था, लेकिन इसने कहा कि ड्रिप्स वगैरह, मैंने कहा तुम लगवाती हो, कभी तबीयत ख़राब हो गई बस क्लिनिक में गया ऐसे ही GP ने ड्रिप लगा दी, तो मतलब इंजेक्शंस और ड्रिप्स, इनसे भी कॉन्टामिनेटेड नीडल तो हो गया होगा किसी से बेचारी को हेपेटाइटिस C। अब SITs अगर नन है तो आप 1 न्यूमेरिकल स्कोर देंगे, स्लाइट है तो 2 देंगे, मॉडरेट है तो मॉडरेट टू सीवियर है तो 3 देंगे। अब इसको नन था तो 1 हो गया इसका यहाँ पे,
एंसेफेलोपैथी नन में 1 देंगे, स्लाइट टू मॉडरेट में 2, मॉडरेट टू सीवियर था इसका 3, ठीक है 3 दिया आपने और एक पहले वाले का मिला दिया तो 4 हो गए। ब्लू रिबन लेस देन 2 पे आप 1 देंगे, 2 to 3 पे आप 2 देंगे और मोर देन 3 पे आप 3 देंगे। तो पहले 4 हुआ था, अब इसका तो 8 आया था ना, तो 3 काउंट कर उसमें ऐड कर दें, 4 3 7 हो गए, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन लेंगे, मोर देन 3.5 पे 1, 2.8 to 3.5 पे 2 और लेस देन 2 पे 2.8 पे 3, तो 7 हुए थे, अब 3 और कर दें तो 10 हो गए, ठीक है। हमारे पेशेंट का तो 2.5 हुआ है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 1 to 3 पे 1, 4 to 6 पे 2 और मोर देन 6 पे 3, तो कितने हो गए थे 10 11 12 13 आ रहा है, माय गॉड इसका तो, ठीक है। तो इसका तो बहुत बड़ा हुआ था। तो स्कोर जो है 5 to 6 अगर आ रहा है तो ए क्लास में रखें आप, 7 to 9 आ रहा है तो बी क्लास में रखें, 10 to 15 आ रहा है जैसे हमारे पेशेंट में तो सी क्लास की एंसेफेलोपैथी थी। अब उस वक्त अगर पेशेंट स्टेबल ना हुआ और आप नहीं कर सके तो मतलब ये कि उसकी आपने एंडोस्कोपी ज़रूर करवानी है और दूसरे फिर उसको वो शुरू कर देना है कार्बिटाइलॉल आप दे दें पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मैनेज हो जाती है। तो मतलब मैं यही चाहती क्योंकि मुझे है रिट्रोस्पेक्टिवली जब मैं देखती हूँ तो बस हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाले पेशेंट को हम यूँ वो कर देते हैं कि भाई ये तो ठीक हो जाएंगे, इनका तो बस क्लीन एनिमा लगा दो ये सही हो जाएंगे। भाई तो वो चीज़ें आप समझें तो, आप पढ़ें तो ना कि किस चीज़ से प्रेसिपिटेट हुआ, किस तरह आप उसको ग्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कैसे आपने पेशेंट को काउंसिल किया। अब तो जाहिर है जो हालत है उस पेशेंट की तो उसमें तो सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ही ट्रीट करेंगे ना, अच्छे से काउंसिल करने की ज़रूरत है। सारे वार्निंग साइन बताएं उसको, कब उसको इमरजेंसी में आना है, कब उसको फॉलोअप के लिए। फॉलोअप पे मैंने बुलाया, फिर दूसरे जब हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो रही है तो आपको डायरेटिक उस वक्त नहीं दे सकते हैं। अब ये मेरे पास ईद के बाद आएगी फॉलोअप के लिए तो मैं डायरेटिक स्टार्ट कराऊंगी इसको, ठीक है, क्योंकि उस वक्त डिहाइड्रेशन था, वो सब था, रीनल फंक्शन का डिस्टर्ब हुआ था। फिर बाद में बिल्कुल सही हो गया, जब ये हाइड्रेट हो गई तो इसका यूरिया नॉर्मल हो गया, उसका क्रेटिनिन भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैनेज कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर पेशेंट को जो है ना, कोई भी पेशेंट है आप उसको पढ़ें आप और फिर उसको असेस करें कि मेरे पेशेंट में क्या क्या है, ठीक है, और फ़ौरन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और सिडेटिव नहीं देने चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो ज़ाहिर है सिडेटिव सारे के सारे डिटॉक्सिफाई लिवर में हो रहे हैं, लिवर ख़राब हुआ हुआ है, वो होंगे नहीं। आपने कोई अगर सिडेटिव दे दिया तो पेशेंट कोमा में अगर गया हुआ है तो कोमा ही में रहेगा, वो उसकी वजह से फिर उठ ही नहीं पाएगा। तो डोमिकम डॉक्टर ने दिया था, फिर मैंने आरएमओ को मैंने बताया कि भाई इस तरह से डोमिकम तो नहीं देना चाहता, रिस्ट्रेंट ही आप करते थे। तो फिर उसके बाद बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दिया, होता है ये, और आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। और फिर जैसे भी आप उसको कॉम्बैट करें, यानी कि रिस्ट्रेन करें और वट एवर, बट डोंट गिव एनी सेडेटिव टू हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरह हम जब हमारे पास कोई स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा होता है उसके साथ भी हम यही करते हैं, बस जी राउंड हुआ, अच्छा स्ट्रोक है, लेफ़्ट साइड वो आ गया इन्फाक्ट, तो राइट साइड की पैरालिसिस है, आगे बढ़ गए। भाई क्या है, किस जगह है, कैसा, कहाँ से, करो ना। मतलब ये पेशेंट तो आएगा आपके पास, स्ट्रोक का पेशेंट आएगा तो फेल हो जाएंगे। फिर पढ़ने की ज़रूरत है, उसी वक्त सब कुछ करने की ज़रूरत होती है। जब आप के पास ये पेशेंट आया 3-4 कितने दिन तक रहते हैं, हफ्ते भर 2 हफ्ते, तो आप बैठ के स्टडी करें, उसको रोज़ाना फॉलोअप लें, क्या चेंजेस हुए, क्या उसकी रिपोर्ट्स आई, तो ख़ुद ब खुद आपको आने लगेगा। फिर आपको थोड़ी हर वक्त रट्टे मारने की ज़रूरत होगी। तो ये था। और दूसरे मैं सोची थी कभी कभार ना, मुझे अपना ज़ाहिर रेजिडेंसी का ही मैं सोची थी, अपना इतने ज़माना हो गया अब तो बड़े लतीफ़े भी होते थे लाइव मेरे और पेशेंट के साथ ना, डॉक्टर और पेशेंट के लाइव लतीफ़े। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैं ओपीडी पे बैठी हुई थी, और आपको पता है ओपीडी में सिविल हॉस्पिटल, माय गॉड कितना रश होता है, बस पेशेंट ही पेशेंट, हम यूँ देख रहे हैं, बस सर उठा के देखो तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, बस लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो एक पेशेंट आई, मकरानी औरत थी, वो बड़ी लहीम शहीम स्टाउट किस्म की औरत थी, वो आके बैठ गई। तो मैंने पूछा होगी कोई 55 अबव, तो मैंने कहा अम्मा क्या तकलीफ़ है। तो कहने लगी अरे डॉक्टर तुम हो, अम्मा, अरे तुम बताओ नहीं हमें क्या तकलीफ़ है, हम क्या बताएंगे तुमको। मैंने कहा अम्मा ने तो बस कोई एपिक ही चीज़ कर दी है ना,
हिस्ट्री नहीं दे रही। एक दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा एक पेशेंट को मैंने कहा, प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखा, तो मैंने कहा उसको समझाते हुए ना, आधी गोली सुबह और आधी रात में। तो कहने का आधी रात में मैंने कहा अरे भाई आधी गोली रात में। सबसे अच्छा ये है कि पेशेंट को कहा जाए एक गोली रात को सोने के बाद और एक गोली सुबह उठने से पहले। तो बड़ा मज़ा आता है, इतनी लतीफ़े अभी भी याद करती हूँ, मैं बड़ी हंसी आती है मुझे। अच्छा, मुझे ना तंज़ो मिज़ा उर्दू अदब में पढ़ती हूँ बहुत, तो तंज़ो मिज़ा में मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा शफ़ीक़ुर रहमान, मेरे फेवरेट मुसन्निफ़ हैं वो, ठीक है। उनकी किताबें मुझे बस रटी हुई हैं। क्लास 7th में जब मैं थी ना स्कूल में, क्लास 7 में जब से मैंने पढ़ना शुरू किया था ये उर्दू अदब और ये सारा, इतनी मुझे हंसी आती थी। सब है मेरे पास, किताबें यहाँ रखी हैं, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तक अगर मैं पढ़ूँ ना मुझे उतनी हंसी दोबारा आती है। ये नहीं कि मुझे पता है, सब मैंने पढ़ा हुआ है, रटे हुए हैं मुझे, लेकिन जब पढ़ूँगी मुझे हंसी आएगी। इसी तरह कर्नल मोहम्मद ख़ान है, पतरस बुखारी, इब्न इंशा और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, और बेस्ट जो हैं वो शफ़ीक़ुर रहमान। बस शफ़ीक़ुर रहमान ख़ुद भी डॉक्टर थे पता है, और आर्मी में वो डॉक्टर थे। अब तो खैर बेचारे मतलब ये कि फौत हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने एक इतनी अच्छी चीज़ लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि अगर पेशेंट को आप डाइट की एडवाइस दे रहे हैं, तो अगर आपको भूख लग रही है खुद, यानी कि डॉक्टर को कह रहे हैं, अगर डॉक्टर को भूख लग रही है, तो अगर पेशेंट पूछेगा मैं बिरयानी खा सकता हूँ, हाँ हाँ खाइए खाइए, और मैं चिकन टिक्का, हाँ हाँ वो भी खाइए, जो पूछ रहे हाँ हाँ खाइए खाइए खाइए। और फिर अगर डॉक्टर साहब का पेट भरा हुआ है, अब पूछ रहा है मैं क्या वो खा सकता हूँ पिज़्ज़ा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो खा सकता हूँ नहीं। अपने हिसाब से बता। मार्वलस, पता नहीं कैसे दिमाग में लोगों की चीज़ें आती हैं, अल्लाह इतनी हैरान होती हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने पढ़ेंगे कभी पढ़े हैं शफ़ीक़ुर रहमान को, हंस हंस के पागल ही हो जाएंगे। चले ओके, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं जो भी ऐसा कोई केस आएगा जो आपके लिए मैं कर सकी तो ज़रूर आपको ना प्रिपेयर करके मैं प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। ओके, ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़।